कॉलर हैं हमारे साथ काफ़ी देर से, आसिफ नदीम साहब, तो उनकी बारी है अब। जी आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम, आपसे कैसे हैं नदीम, आप कैसे हो? कन्वर्सेशन, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे कुछ अरसे से कन्वर्सेशन हो रही है। मैंने कहा आज जो है ना अपना चेहरा भी करा लिया जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो बहुत मज़ेदार है, मतलब आपने बहुत बहुत शुक्रिया कि ये टॉपिक शुरू किया हुआ है, जो सीरत मेहदी पर आपने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। पूरी जैतून टीम अच्छा, को मैं मेरी इस पे कमेंट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मतलब मुनासिब समझते हैं तो आप बकायदा अपना तारुफ इनको कराइए, बताइए अपने बारे अच्छा, में नीचे खास तौर पे। जी, मैं देख रहा हूँ, मैं भी हाँ पूछने जी, लगा था शेख साहब, एक्स अहमदी लिखा है, मुझे लग नहीं, रहा है खास तौर पे कि चले हाँ, चले नहीं, चले ये चले बड़े आप ये जी, क्या बात है, ये इनको इनसे जबरदस्त। आप जब ये आपको बताएंगे अपने बारे में, माशाल्लाह ये एक बड़े मिनट जी, एक बकौल जी, इस कल्ट के एक बड़े मुखलिस घराने से इनका ताल्लुक है। हाँ जी, जी क्या बात है। असदुद्दीन साहब, प्लीज मैं गो इधर अहेड। जरा जी पास ले आता हूँ इनको जी आपके। जज़ाकल्लाह। जी जनाब। तो मेरा मेरा असल में ताल्लुक जो है ना वो मोहम्मद यामीन साहब ताजिर कुतुब ऑफ कादियान थे। उनकी एक बल्कि किताब alislam.org पे भी पड़ी हुई है। अब मैं बयान कर रहा हूँ तो हो सकता है वो हटा दें, लेकिन मैंने डाउनलोड कर ली हुई है। तो उन्होंने 1905 में मिर्ज़ा साहब के को ख़त लिखकर जो है वो बैत की थी, और 1909 में वो कादियान पहुँचे थे। तो बहरहाल मेरे वालिद साहब भी कादियान में पैदा हुए, हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। तो बेसिकली 2003 से मेरे जो है इस सफ़र का आगाज़ हुआ, और 2018 में मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अहमदी नहीं रहना चाहता। तो दरमियान में मैंने जमात के बहुत से काम किए। न्यूयॉर्क में मुझे मौका मिला, ये जो दाऊद हनीफ साहब हैं जिनके साथ ये वहाँ पर मिशनरी थे न्यूयॉर्क के, इनके साथ इन्होंने किसी डॉक्टर शब्बीर की किताब का या जवाब दिया था। या और वो वो फ्लोरिडा में जवाब, डॉक्टर शबीर बरगे हशीश का हाँ जवाब इन्होंने दिया। हाँ, बरगे हशीश का जवाब दिया था। जी वो मैंने और मेरी बेगम ने, हम दोनों ने मिलकर टाइप किया था, बल्कि उनके जो दाऊद हनीफ साहब की किताब है उसमें मेरा और मेरी बेगम का नाम भी मेंशन हुआ है। मैं वो- शबीर साहब से मिला हुआ हूँ फ्लोरिडा में जाकर, हाँ, मैं अच्छा मिला। अच्छा। अच्छा, ये तो बताइए, ये हनीफ साहब की साहबजादी आयशा जो है ये भी छोड़ चुकी हुई है ना? मुझे नहीं पता, नहीं आयशा मुझे शम्मस मुझे के नाम से हैं वो छोड़ चुकी हुई अच्छा है मतलब। हाँ जी, अच्छा, वो छोड़ चुकी हैं, अच्छा अच्छा। जी 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 हाँ, जी नहीं जी। वो मुझे इसलिए आइडिया नहीं है क्योंकि मैं दाऊद साहब से जो है वो आखिरी दफ़ा मिला था जब ये 2004 में मियाँ मसरूर आए थे यहाँ पर। या तो उस वक्त क्योंकि मेरा ख्याल है कि इनके समधियाने जो हैं वो पीस विलेज में ही होते हैं। तो वैसे तो अब दाऊद हनीफ या साहब जामिया अहमदिया कनाडा के या प्रिंसिपल भी हैं जी। या तो उसके अलावा मैंने तकरीबन 1.5-2 साल के करीब जो है वो रेडियो अहमदिया भी की होस्ट किया हुआ है। हम्म, पहले होस्ट हुआ करते थे, तो जमात को खुदामुल अहमदिया को ज़रूरत पेश आई कि एक और भी होस्ट हम रखें। तो मुझसे जामिया के एक लड़के ने कांटेक्ट किया कि आप जो है ना वो ये कर सकते हैं। तो मैंने कहा ज़रूर करेंगे। तो वो किया मैंने, अंसर रज़ा साहब के सामने बैठ के, नासिर भट्ट साहब के सामने बैठ के, और भी मुरब्बियान, असलम दाऊद साहब के सामने बैठ के, अफजल साहब। तो मज़ा आया। लेकिन जो चीज़ होती है कि इनका एक ही दो ही टॉपिक हैं, जो है ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, या और ख़ातमुन नबीन का मतलब ये नहीं है कि नबी नबूवत नहीं आ जारी है। सकते, जब हुआ जारी है जी। या तो ठीक है, मतलब ये कि जमात में और भी बहुत सी चीज़ें हैं और चल रही हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं रहती। ख़ास तौर पे मुझे याद है 2016 में मैं अपनी वाइफ के चचा के घर बैठा हुआ था। दोनों मेरे साले बैठे हुए थे, वाइफ का कज़न और 2 कज़न्स के हस्बैंड्स बैठे हुए थे। तो वहाँ मैंने उनसे ये बात की थी कि भई देखें, आप जिस तरह से ये कहते हैं कि कल्बुन यमूतु अला कल्ब, या यानी कुत्ता है कुत्ते के अदद पे मरेगा। कुत्ते के दो आदमी तो मरेगा। तो
तो मैंने कहा कि आप में से किसी को पता है कि खलीफा सानी की जो है डेथ जो हुई थी वो भी 52 की अदद पे हुई थी। नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, ये तो नहीं नहीं, उनकी तो उम्र 70 से ऊपर थी। मैंने कहा नहीं, ये बात उम्र की नहीं हो रही, बात अदद की हो रही है। आप में से किसी को भी शायद ये बात पता नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर आप लोगों को पता हो और आप समझते हैं कि मिर्ज़ा साहब का ये इल्हाम सच्चा है, तो आप उसको मानें, आप उससे इनकार क्यों करते हैं? तो सही। असल में मैंने जो ज़िक्र किया ना कि 2003 से मेरा ये सफ़र का आगाज़ हुआ, वो इसलिए किया क्योंकि एक जमात का एक अक़ीदा है कि खलीफा खुदा बनाता है, और खलीफा खुदा बनाता है तो उसमें ये वाली बात कहाँ से आ जाती है कि मिर्ज़ा ताहिर साहब जब फ़ौत हुए हैं, तो एक खुतबा मिर्ज़ा ताहिर का इन्होंने पेश किया है एमटीए पर। तकरीबन 3 दफ़ा तो मैंने सुना था, और उसमें मियाँ मसरूर का तो तकर्री हुई थी नाज़िर आला के तौर पे मियाँ मंसूर की डेथ पर। वो वाला खुतबा इन्होंने रीड किया था। तो मैंने तो उस वक़्त अपनी बेगम को कह दिया था कि मियाँ मसरूर जो हैं ये नेक्स्ट खलीफा बनने वाले हैं। बल्कि उससे भी पहले एक वाक़या हुआ था 1 साल पहले। उसी वक़्त मैंने बेगम को कह दिया था कि जो है ना, ये मुझे लगता है कि मियाँ मसरूर ने जो है नेक्स्ट खलीफा बनना है। और बहरहाल सबके सामने है मियाँ मसरूर की एबिलिटीज़ कि वो किस तरह से कितना वो इल्म रखते हैं, कितना नहीं रखते। तो मैंने जब मैं 2-3 लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ अपने सफ़र में। एक नसीम मेहदी का। नसीम मेहदी साहब ने जिस तरह से 2004 में एक बात कही, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो शिर्क की तरफ दावत दे रहे हैं कि जी आप अपने फ्रंट यार्ड्स को जो है वो साफ़ करके रखें, और जो है सजा के रखें। हुजूर आ रहे हैं, वो खुश होंगे तो खुदा खुश होगा। तो मेरे लिए ये तो बड़ी शॉकिंग बात थी, क्योंकि मैं शुरू से तौहीद को ही समझता रहा हूँ कि हाँ जी, हम अहमदी हैं, हमसे बड़ा तौहीद का लंबरदार कोई नहीं। तो मैंने 2-3 लोगों से डिस्कस किया है कि ये क्या बात की है? नहीं, 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 आपको पता नहीं, वो तो हुजूर जब खुश होंगे तो खुदा तो खुश होगा ना, हुजूर के नुमाइंदा हैं। मैंने कहा भई अब आपसे बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आप मेरी बात सादा-सी बात नहीं समझ रहे तो। तो और भी चंद वाक़यात हुए, तो फिर ये कि मामला आगे बढ़ता रहा। इसी दौरान मैंने एक बंदे से ज़िक्र भी कर दिया था कि अभी खलीफा सानी को जो है मैं मुस्लिम मौत नहीं मानता। तो लेकिन उसके बावजूद मुझे मौका मिला रेडियो में काम करने का। अब मैं आजकल एडमिंटन अल्बर्टा में मुकीम। तो यहाँ पर जब मूव हुआ, मेरे सुसर साहब ने मुझे एक किताब दी थी, आईना सदाकत, ये खलीफा सानी की लिखी हुई, वो पढ़ने के लिए। तो मैंने जब वो आईना सदाकत पढ़ने के लिए खोली दोबारा, पहले उन्होंने 2004 में दी थी। उनका भी, मैं अपने सुसर का भी ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे वो किताब दी। तो उन्होंने जो ये मुझे किताब दी पढ़ने के लिए, 2010 में दोबारा वो रीसर्फेस हुई, मैंने उसको देखा, और मैंने कहा ये तो हमें तो आज तक वन साइड ऑफ द स्टोरी पता है, दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी तो पता ही नहीं। तो मैंने दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी जानने के लिए फिर मैंने मौलवी मोहम्मद अली की किताबें पढ़नी शुरू की। तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ खिलाफत का मामला नहीं था, कि हमें तो यही बताया था कि जी खलीफा को नहीं मानते इसलिए वो जो है वो दूध में से मक्खी की तरह निकल गए, और खुश्क टहनियाँ थी वो झड़ गईं। तो मैं सोचा कि मैं भी खुश्क टहनी बनने वालों का क्या हुआ है। लेकिन बहरहाल सिलसिला आगे बढ़ता रहा, और मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो नबी नहीं हैं, और ये खिलाफत जो है ये खिलाफत नहीं है। तो 2016 में जब ये मियाँ मसरूर आए हुए थे टोरंटो, तो मैंने वहाँ पर बैत नहीं की। मेरे सास-ससुर ने पूछा कि भई आपने बैत में शिरकत नहीं करे? मैं कहा नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ खलीफा, तो मैं क्यों बैत करूँगा। 2016 से मैंने फिर चंदे भी देने बंद कर दिए इनको, और 2017 के एंड में, या हाँ, 2017 के एंड में ये लाल खान साहब आए हुए थे यहाँ पर एडमिंटन। मीटिंग के लिए बुलाया उन्होंने कि आसिफ साहब आप के चंदे नहीं आ रहे। तो मैंने उन्हें कहा जी मैं खुद को जमात का मेंबर नहीं समझता अभी।
कहने लगे जी ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जी ऐसा ही है। वो तो कहने लगे कि अगर आपको कोई जमाती निज़ाम में कोई मसला है तो आप बताएँ। मैंने कहा जी मुझे जमाती निज़ाम में कोई मसला नहीं है। ये तो इंसानों का बनाया हुआ निज़ाम है, इसमें गड़बड़ें हो सकती हैं, इंसान चला रहे हैं। तो खैर जमात का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं है कि इंसानों का बनाया हुआ, खुदा का निज़ाम है। खुदा का निज़ाम जो है वो चलता रहेगा। तो बहरहाल मैंने कहा नहीं मेरा कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। मुझे जो है अकायद में ज़रा मसला हो गया, तो मेरा अकीदा जो है वो उस इख्तिलाफ आ गया। कहने लगे तो मौलवी साहब से डिस्कस करें। मैंने कहा ठीक है मैं थोड़ी-सी और स्टडी करता हूँ, तो फिर मैंने डिस्कस करना शुरू किया। मैंने नासिर भट्ट साहब से एक मीटिंग की 2 ढाई घंटे की। उसमें मैंने उनके सामने आयत इस्तिख़लाफ़ पेश की, क्योंकि एमटीए के ऊपर आयत इस्तिख़लाफ़ को वो इतना ज़्यादा पेश किया जाता है कि जी खलीफा खुदा आता है और ये देखें अल्लाह ताला का वादा है कि वो खुदा ने बनाया। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, मैंने कहा देखें इस आयत में मुझे ये तो कहीं पैगाम नहीं मिल रहा कि एक बड़ी फ़ौज जमे गफ़ीर जो है वो अमले साले कर रहा है, ईमान ला रहा है और उनके सरों के ऊपर एक खलीफा बना के बिठा दिया जाए। मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड हो, अच्छी बात है। तो अहमदिया भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मियाँ मसरूर जो हैं वो उसके हेड हैं तो ठीक है चलाएं, लेकिन अगर हेड जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो या उसका अहल नहीं है तो आपको हेड को चेंज करना चाहिए, बस खत्म हो गई बात। इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं। नहीं आप कैसी बात कर रहे हैं, खुदा का बनाया हुआ खलीफा जो है वो कैसे चेंज हो सकता है? मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता। बात यह है कि ये आयत जो है ये तो कह ही नहीं रही कि खलीफा जो है ये वाला खलीफा वो वाला खलीफा है। तो उनके साथ 2 ढाई घंटे की बहस हुई। मैंने उन्हें समझाया कि भी देखें इस आयत के ये मतलब मैं समझता हूँ। तो इन द एंड वो कहने लगे कि आसिफ साहब आप जो समझ रहे हैं ना वही है। आप बस ऐसा करें कि चंदा जमात से ताल्लुक़ ना तोड़ें और चंदा थोड़ा बहुत देते रहा करें। मैं कहा इस बारे में सोचूंगा। टिपिकल यही तरीक़ाकार होता है। आसिफ भाई मैं बहुत आपका मशकूर हूँ और मैं आपको टोक नहीं रहा। हम आपकी गुफ्तगू मज़ीद सुनना चाहेंगे। मैं एक सवाल अगर आप नाराज़ ना हों, इस पूरे सफ़र में आपको AK शेख साहब का कब मालूम चला कि वो इस हवाले से काम कर रहे हैं और आगाही के सिलसिले को लेके चल रहे हैं, और उसकी इस सिलसिले में उनके मवाद की या किसी तरीके से वो आपके साथ कोई मदद जो है वो उस चीज़ की शामिल रही, तो वो भी आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये है कि AK शेख साहब का इस सफ़र में एक्चुअली कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। बल्कि शेख साहब को मैंने एक दफ़ा जब शुरू में बताया था तो ये भी ज़िक्र किया था कि इनकी जो वेबसाइट थी ahmadi.org, इस पे इन्होंने एक मज़मून लिखा था नफ़रत का बानी। तो मैंने उस नफ़रत का बानी का जवाब भी दिया था, जो शेख साहब ने मोहतरम ने हमारे उसको शाया किया था अपने जवाब के साथ। तो वो जवाब मैंने स्टार्ट ऐसे लिख किया था कि जी गो के हमारे प्यारे हुजूर ने मना फरमाया है कि आपकी वेबसाइट पे किसी बात का जवाब दिया जाए, लेकिन आपका ये इल्ज़ाम बहुत संगीन है कि मिर्ज़ा साहब जो है नफ़रत के बानी हैं। तो खैर अब तो मैं जानता हूँ कि वो वाक़ई नफ़रत के बानी हैं, क्योंकि उनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं तो मुझे अंदाज़ा हुआ है। और मैं तमाम अहमदियों से भी यही गुज़ारिश करूँगा कि थोड़ा-सा आप अपने दिल को खोलें, उनकी किताबों को पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि ये जिस तरह से ज़ैतून ने बेड़ा उठाया हुआ है, अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं, तो फ़ायदा उठाएँ इससे। तो आपके सवाल का जवाब वैसे नदीम हाँ भाई, जी। क्वाइट इंटरेस्टिंग कि फ्रॉम अ क्रिटिक टू एक मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले भाई, और जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका। जो चीज़ उसमें जो पॉइंट है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो जमात की तरफ से रोकने के बावजूद जवाब आप जैसे कह रहे हैं कि आपने दिया, और हम ये सिलसिला आज तक देख रहे हैं। बाकायदा जमात की तरफ से लेटर्स निकले हैं कि ज़ैतून को ना देखा जाए, कि शेख को ना सुना जाए, लेकिन हम देखते हैं कि लोग कमेंट्स में आते हैं और भरपूर अपने गम गुस्से का इजहार वो नीचे करते हैं। हालांकि हम कोई गाली नहीं देते। काफी सारे चैनल्स हैं जहां पे मिर्जा साहब को गालियां दी जाती हैं, बुरा भला कहा जाता है। हम तो बहुत नरम रह के हम इस अवेयरनेस को लेके चलने की कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि किसी का दिल ना दुखे, बुरा ना लगे, जो फैक्ट्स हैं सिर्फ उनको रखा जाए। नंबर 1 ये चीज।
इसका मुझे आप बताइएगा कि ये ऐसा क्यों, क्या आप एक्स अहमदी हैं तो आप ही वो फीलिंग्स बता सकते हैं कि जमात के रोकने के बावजूद क्यों आते हैं लोग और क्यों करते हैं इस तरह। और दूसरी चीज ये कि आपने कहा कि पढ़ा नहीं था और जब किताबें पढ़ी, तो क्या ऐसा है कि मतलब लोग पढ़ते ही नहीं हैं या सरसरी सा बस चंद चीजें पता होती हैं और डीप कभी मिर्जा साहब की किताबों को पढ़ा ही नहीं होता? ओवर टू यू सर। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके सवालों को कोशिश करता हूँ तरतीबवार जवाब दूं कि वो क्यों लोग आते हैं। जाहिर है थोड़ा बहुत तजस्सुस तो हर एक में होता है। मुझे शेख साहब की वेबसाइट के बारे में जब पता चला तो मैंने इसको थोड़ा बहुत खंगालने की कोशिश की। उसमें ख़ास तौर पर जो मुझे ये नज़र आया, शुरू में मुझे जैसे अंदाज़ा हुआ कि शेख साहब का जो असल में अवेयरनेस का काम है वो ये है कि जिस तरह से आपको जाल में फंसाया गया है आप उसको समझें, ठीक है ना? तो मैं ज़ाहिर है वो अपने आप को वही दिल की बात बताऊँगा उस वक़्त जो मेरे दिल में था कि शेख साहब ने काम तो बड़ा अच्छा स्टार्ट किया है कि लोगों की अवेयरनेस के लिए, लेकिन ये शेख साहब कहाँ भटक गए हैं कि मिर्ज़ा साहब को भी मानना उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है ना? गो कि मैं भी अब उसी बोट में हूँ, लेकिन ये कि मैंने भी ज़ाहिर है बाकी तमाम जितने भी ये पंसारी और अंसर रज़ा साहब जो हैं, जितने भी लोग हैं जो ये शेख साहब को कोशिश करते हैं कि नहीं जी वो राह रास्त पर ले आएँ, और शम्स भाई जो हैं हमारे जो पाकिस्तान में होते हैं उनको भी। तो तो मैंने भी शायद वही एक कोशिश की थी, या मेरी कोशिश का मकसद एक ये भी था कि जो अहमदी हैं वो देखें कि जो है हम लोग जवाब दे सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसमें जब स्टार्ट ही मैंने ऐसे किया कि गो के हमारे प्यारे हुजूर ने मना किया। अभी शेख साहब ने जिस दिन लगाया, जर्मनी से मेरे कज़न ने फ़ोन किया, मुझे कहा मुबारक हो यार तुम्हारा मज़मून छप गया। मैं कहा अच्छा, आपको कैसे पता चला? तो कहने लगे जी मोहम्मद आसिफ नदीम तो एक ही को मैं जानता हूँ। तो हालाँकि मैंने जो ईमेल एड्रेस यूज़ किया था उसमें ईमेल था लीबे माखिर करके, यानी लव मेकर इन जर्मन लैंग्वेज। तो शेख साहब ने उसका जवाब जब लिखना शुरू किया उसमें लिखा कि मोहम्मद आसिफ नदीम साहब जर्मनी से लिखते हैं। तो तो हुआ ये कि मेरे कज़न ने जब फ़ोन किया लेकिन मुबारकबाद, मैंने सॉरी सॉरी मैं नदीम, मैंने आपकी इजाजत से आपका नाम उसमें मैंने आपसे पूछ के कहा था कि आपका हाँ, 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 मेंशन। बिल्कुल। नहीं, ऑब्वियसली वो तो मैंने जब ईमेल भेजी थी तो अ, इजाज़त ही थी ऑब्वियसली। तो उसमें कोई शक नहीं है। तो उसमें फिर ये हुआ कि मेरे कज़न की कॉल आने के बाद 1 घंटे के अंदर ही अंदर यहाँ खुदामुल अम्बिया की मरकज़ी अमला का एक लड़का था, उसने मुझे फ़ोन किया, पाकिस्तान से जानता था। कि उसने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ़ ये मुझसे कहा आसिफ़ ये तुम हो? तो मैं समझ गया कि वो क्या पूछना चाह रहा है। मैंने उसको कहा कि हाँ जी, ये मैं ही हूँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है? वो नहीं, असल में वो सदर साहब जो हैं, क्या नाम था उनका? मुझे नाम भूल रहा है। अ अ, मंसूर साहब, कहाँ के सदर? खुदाम के सदर थे, यहाँ मंसूर। कनाडा के? हाँ, कनाडा में खुदाम के सदर थे, तो शाहिद मंसूर। तो अच्छा, कहने लगा ये वो मेरे नहीं बाद के शायद। हैं, मतलब हाँ, हाँ, मैं आपके तो बाद तो बस अ, दाऊद आपके बाद असलम तो था ना। दाऊद असलम थे, फिर मियाँ नसीर मिर्ज़ा थे, उसके बाद हाँ, शाहिद मंसूर थे। शाहिद। ओके। तो उसने मुझे कहा शाहिद मंसूर साहब, ये सदर साहब ने मुझसे कहा है कि मैं ज़रा पता करूँ कि यही हैं, आप ही हैं? मैंने कहा हाँ, मैं ही हूँ। मैंने जवाब दिया है। वो परेशान हुआ, अच्छा तो लेकिन उसके बावजूद मुझे रेडियो अहमदिया में काम करने का मौका मिला, तो ये मुझे तो कभी-कभी हैरत होती है। लेकिन बहरहाल अच्छा, आपका जो दूसरा सवाल था कि एक सवाल आपका ये था कि क्यों आते हैं? वो मैंने आपको बता दिया, तजस्सुस की वजह से। और उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि किताबें नहीं पढ़ते। बिल्कुल आप सही कह रहे जी। हैं। और कि किताबें नहीं पढ़ते, ये सबसे बड़ी ज़्यादती करते हैं वो अपने साथ। मैंने जब से अपने रिश्तेदारों को जिनसे भी बात हो रही है, जब से उनको समझाना शुरू किया है कि देखो ये एक जाल है, इसमें से निकलना है। खुदा ताला फ़िरका वारियत से मना करता है, ठीक है?
और मैंने उनको कुरान के हवालों से बात करनी शुरू की। तो हर एक शख्स यानी यक ज़ुबान कहना चाहिए होकर यही कहते हैं कि कि भाई हमने तो नहीं पढ़ा हुआ ज़्यादा, ठीक है, हमने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे अमल किया हुआ है। तो हम सिर्फ जानते हैं ईमान है, हमें अपने ईमान में कोई शक भी नहीं है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। तो पढ़ते नहीं हैं। तो मुझे पढ़ने का मौका शायद इसीलिए मिला, मैंने जैसे अभी पहले भी अर्ज़ किया कि मैं अपने ससुर का इस मामले में ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे किताब दी, जिसकी वजह से मुझे दिल में तजस्सुस हुआ कि मैं लाहौरियों का भी पढ़ूँ, अंदाज़ा करूँ कि क्या है। और मुझे अंदाज़ा हुआ कि नबी वो भी नहीं है और कि मैं मज़ीद मेरा ख्याल आपके नेट के अंदर कोई मसला आ रहा है थोड़ा सा नदीम। अच्छा, मुझे लगा शायद मेरी तरफ हो रहा है, मैं अकरम भाई नहीं को बोल रहा था कि देख लीजिएगा। नहीं, नदीम के चलें, बहरहाल आपकी हाँ ऐसे शायद हो जाए। जी आसिफ भाई, आपका आंसर कंप्लीट हो गया था ना? हाँ जी, आंसर कंप्लीट हो गया था। कोई दूसरे कॉलर मैं है तो बेसिकली उनको भी फोन मेरा जी इट्स ओके, मुझे बस 2 मिनट और दे दें, इसके बाद इंशाल्लाह मैं इजाज़त चाहूँगा। मैंने बेसिकली ज्वाइन इसलिए किया था कि मैंने ज़ैतून को जो है ना कुछ अर्से पहले ही देखना शुरू किया, और वो भी मैं ममनून हूँ जमात का, कि जमात ने जो आपके चैनल को उड़ाया जमात का वो जो नहीं, ज़ाहिर देखें, बात सुने, जिसका एहसान है ना, उस एहसान को तो इंसान को एक्नॉलेज करना चाहिए। तो ये जमात के लोगों का एहसान है कि उनके इस एहसान की वजह से मेरी आंखें खुली, और अल्लाह करे कि और भी बहुत से अहमदियों की आंखें खुलें और इसको समझें। वो जो आपने और आमिर हक ने एक प्रोग्राम किया था निदा और नसर के बाद, वो जो पेशगोई के ख़ानदान के अंदर ही से वो छुपी हुई बात, निहायत छुपी हुई बात, निहायत छुपी हुई बात, तो वो उसके बाद जो इन लोगों ने उड़ा दिया ना, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको सब्सक्राइब किया, और अब काफ़ी बाकायदगी से हम सुनते हैं, और ममनून है कि आप सब लोगों के, मतलब ख़ास तौर पे अपने गैर अहमदी जिनका अहमदियत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, उन सब का तो मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। फ़ारूक भाई आपका, आमिर का, अकरम साहब का, इन सब का, और आपकी जितने भी टीम मेंबर्स जो कभी अहमदी नहीं रहे, वो इस दर्द को समझ नहीं सकते जो दर्द बेशक समझ सकता हूँ, या जितने भी अहमदी हैं जो अहमदियत छोड़ चुके हैं वो समझ सकते हैं। तो ये इसलिए मैं दिल से आपका ममनून हूँ कि आप ये प्रोग्राम चला के रख रहे हैं अवेयरनेस का, और अल्लाह ताला करे कि अहमदी जो हैं वो इसको सुने और इसको आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह आसिफ नदीम भाई, सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत प्यारे शख्स हैं आप यकीनन, और ये कोई मुंह पे तारीफ नहीं, मैं नाजरीन के कमेंट्स भी देख रहा था नीचे। तो अगेन वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगेन मैं एक जस्ट आखिर में बात, और फिर आपसे इजाज़त लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस चीज़ के साथ ये बड़ी आर्जी सी इजाज़त है, मेरी ख्वाहिश होगी कि इंशाल्लाह किसी दिन प्रॉपर आपको टाइम दें, आप ज़रूर वक्त निकालिएगा, आपके पास शेख साहब का नंबर होगा ही, आप डिस्कस कर लीजिएगा इंशाल्लाह पूरा डेडिकेटेड जो है ना आपको टाइम, ताकि फिर ये मुझे टेंशन ना हो कि अगले कॉलर्स को लेना है। तो इंशाल्लाह गपशप होगी, बड़ी तवील इंशाल्लाह गपशप करेंगे। शेख साहब अक्सर जो कहते थे ना नाजरीन हमें, कि फारूक जो सामने आते हैं और कमेंट्स में तुम्हें गालियां देते हैं, इनकी फिक्र ना किया करो, इन्हें ना देखा करो, उन लोगों के बारे में सोचा करो जो कभी कमेंट नहीं करते हैं, जो साइलेंट लिसनर्स हैं, जो पीछे बैठ के बड़ी खामोशी से एक एक चीज को देखते हैं, सुनते हैं, उसका तज्जिया करते हैं, और वो सच और झूठ उसमें से अलग अलग करते हैं, और वो पहचानते हैं कि कौन क्या बात कर रहा है सोशल मीडिया पे। ये आसिफ साहब को स्क्रीन पे देख के, इनसे बात करके मुझे वंस अगेन इस चीज के ऊपर बड़ा काफी जबरदस्त यकीन हुआ चला है। और शेख साहब के पास तो आती ही रहती हैं, लेकिन बड़ी लिमिटेड हद तक शेख साहब हमारे साथ शेयर करते हैं, किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं बताते। मुझे आज से पहले नहीं पता था कि कभी आपकी बात हुई या क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, लेकिन आपने बताया कि शेख साहब आसिफ भाई कि आज डिसाइड करके पब्लिकली आएंगे। तो इस तरह पहले भी कई दफा हुआ है, कई लोगों के इंटरव्यूज हमने किए, तो वो पता चला था कि काफी अरसे से ये सिलसिला था, लेकिन कभी भी मैंने आज तक उस आईडी से, उस नाम से कोई कमेंट नहीं देखा। तो इसीलिए मेरी मुसलमान दोस्तों से, हमारे भाइयों से, जिस तरह इन्होंने कहा ना कि जो पैदाइशी अहमदी नहीं है,
वो वाकई भाई हम तो उन लोगों का दर्द क्या ही समझ सकेंगे। बस हम यही किया करें जो जैतून का हमेशा पैगाम होता है कि बड़ा एक डिसिप्लिन मेंटेन रखें, बड़े प्यार और मोहब्बत से इन दोस्तों को समझाएं, इनको वो चाहे आके कमेंट्स में गालियां दें, वो चाहे कुछ भी करें। मैंने इसीलिए जानबूझ के ये सवाल आसिफ भाई से पूछा था कि आया ऐसा लोग क्यों करते हैं, तो तजस्सुस के हाथों मजबूर होके लोग कुछ भी करते हैं। तो आपने इस चीज का बिल्कुल ये नहीं करना कि कोई आके बुरा भला कहे तो आप भी कहें। बड़ा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको आप जाया कर देते हैं, वो फिर समझ नहीं पाता, वो फिर बात बढ़ती चली जाती है। तो हमेशा प्यार और मोहब्बत का दामन न छोड़ें। हालांकि जमात का ये नारा था कि लव फॉर ऑल, हेट्रेड फॉर नन, लेकिन जो भी छोड़ के आता है वो फिर हमें बताता है कि असल में चल क्या रहा था। तो बहरहाल जी, इसी प्यार और मोहब्बत के पैगाम के साथ आसिफ भाई आपसे इजाजत लेंगे। अगेन वंस अगेन बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मजीद आपको हिम्मत दे, मजीद आप तरक्कियां करें, अपनी जिंदगी में खुश रहें। और आप एक छोटे से कल्ट से आज़ाद होके, तो जैसे शेख साहब कहते हैं कि वो एक खुले समंदर में आ चुके हैं इस्लाम की एक फिजा के अंदर, तो जिए, जी भर के सांसें लें भाई, खुल के जिए, आज़ादी से कहीं भी नमाज पढ़ें, अपना आराम से जिए। कोई इस तरह की कैद नहीं है कि जनाब चंदा नहीं दिया तो ये हो जाएगा, फलां नहीं करना फलां, तो चिल करें। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे चैनल पे लेने का। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। लें जी दोस्तों, मैं वापस जनाब अपना ना इधर आसिफ भाई के लिए थोड़ा सा हमने खसूसी माहौल बनाया था, तो हम वापस आ जाते हैं अपने कॉलर्स वाले हिसाब किताब में, और हम शुरू करते हैं जनाब अपना सिलसिला जहाँ पे रोका था वहीं से।